भगवान से हिसाब। रिधिमा बहू, बाजार जा रही हो? सर्दी का मौसम आ रहा है, मेरे लिए 2-4 जोड़ी मोजे ले आना। एक दिन में एक मोजा सूखता नहीं है। क्या किया जाए, बुढ़ापे का शरीर है, बहुत जल्दी ठंड भी लग जाती है। और हाँ बहू, करण से कहना गैस वाली दवाई खत्म हो गई है, वो मंगवा देना। तुम्हें अगर रास्ते में कहीं दवाई की दुकान मिले तो तुम ही ले आना। किस लिए करण को परेशान करोगी? कविता जी अपनी बहू रिधिमा से कहती है। रिधिमा बोली, मम्मी जी, आप घर में किसी को भी बाजार जाते देखती हैं तो अपनी कोई ना कोई डिमांड रख देती हैं। अभी पिछले साल ही तो मैंने 2 जोड़ी मोजे आपके लिए मंगवाई थी, कहाँ गए वो? और अभी परसों ही तो गैस वाली दवाई आप ले रही थी, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। कविता जी बोली, बहू, अब तुमसे क्या छुपाना। वो जो हमारी पड़ोसन निर्मला जी है ना, कितने दिनों से अपने बेटे बहू को बोल रही थी कि मोजो मोजो के लिए, पर उनके पास वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने वाले उन्हें दे दिए। बेचारी ठंड से परेशान हो रही थी। और जहां तक गैस वाली दवाई की बात है, जब मैं पिछले हफ्ते गांव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को गैस की बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वो दवाई उन्हें दे दी और बता दी कि खाना खाने के आधे घंटे पहले 1 हफ्ते लगातार हर रोज एक गोली लोगी तो ठीक हो जाओगी। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये दवाई आपको किसने सुझाई, तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हारी तारीफ कर रही थी। रिधिमा बोली, मम्मी जी, आप भी हद करती हैं। हमने कोई घर में फार्मेसी या धर्मशाला खोलकर नहीं रखा है जो आप अपनी चीज़ों को बांटती रहती हैं। पता है, इन चीज़ों के भी पैसे लगते हैं, हमें भी ये मुफ्त में नहीं मिलता। आप तो इस तरह से चीज़ों को बांटती है जैसे खुद कमाकर पैसे लाती हैं। ये आखिरी बार होगा जब मैं आपको मोजे लाकर दूंगी। अगर आइंदा से आपने किसी को दिया तो मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं फिर से लाकर दूंगी। फिर पुराने दिनों की तरह सिलाई और ऊन लेकर खुद के लिए मोजे बुनती रहिएगा। इतना कहकर रिधिमा चली गई। शाम में कविता जी बैठकर टीवी देख रही थी। तभी करण घर आया और बोला, क्या माँ, पूरे दिन टीवी देखती रहती हो, कोई और काम नहीं है क्या? मुझे तो बचपन में कहती थी कि ज़्यादा टीवी देखने से आँख खराब हो जाती है। आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है? और ये रिधिमा दिख नहीं रही है, कहाँ गई? कविता जी ने तुरंत टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा, घर में कोई था नहीं, इसीलिए मैं टीवी देखने बैठ गई। और बहू लगता है बाजार गई है, बहुत देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं है? तभी उधर से रिधिमा आई और बोली, मम्मी जी, पूरी बात बताया कीजिए, आधी अधूरी बात बताकर घर में कलह मत करवाइए। कविता जी बोली, बहू, मैं तो बस बता ही रही थी कि तभी रिधिमा बोली, ये क्यों नहीं बताई कि आपका सामान लेने भी गई थी? करण बोला, कौन सा सामान? रिधिमा बोली, आपकी माँ आजकल त्याग की मूर्ति बनी फिरती हैं, कभी दवाई, कभी मोजे, अपना सामान दूसरों को दान करती रहती हैं और फिर मुझे बाजार से लाने के लिए कहती हैं। करण बोला, माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? चीज़ों का ख्याल रखना भूल गई हैं क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मुझे आपकी बहू को आपकी हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा। करण इतना सुनाकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। पीछे से कविता जी का चेहरा कुछ उतर गया। कुछ समय बाद करण अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। कविता जी बोली, बहू, मेरा शुगर फ्री वाला च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स खत्म होने को है, बाजार जाओ तो लेती आना। रिधिमा बोली, मम्मी जी, हम जब भी बाहर कहीं जाते हैं आप जरूर टोकती हैं। और ये क्या, ये सारा सामान खत्म हो गया है? वो बोली, नहीं बहू, अभी 2 दिन का है, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। करण बोला, माँ, 1-2 दिन अगर च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स नहीं खाओगी तो कमजोर नहीं हो जाओगी। इतना कहकर वो दोनों चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। कविता जी ने जाकर दरवाजा
खोला और देखा तो उनके पति के एक पुराने मित्र रामलाल जी आए थे। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। रामलाल जी बोले, भाभी जी, सनपत भाई का पेंशन जो 6 महीने से रुका हुआ था वो अब चालू हो गया है और उसमें कुछ इजाफा हुआ है, इसीलिए आपके दस्तखत लगेंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं बार बार नहीं आ पाऊंगा। आपने जो कहा था उसके लिए मैंने बैंक में किसी से बात कर ली है। वो आपके सारे पैसे आपके गांव वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। और ये एटीएम कार्ड रखिए, जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो तो इससे निकलवा लीजिए। कविता जी बोली, रामलाल जी, इनके जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की है। क्या बताऊं, बेटे बहू के साथ रह रही हूँ। मेरी वजह से उनके भी खर्चे बढ़ गए हैं। ये तो चले गए, पर मेरे बुढ़ापे का इंतज़ाम करके गए हैं। इस शहर में कुछ अपनापन नहीं लगता और मेरी वजह से आपको दूसरे शहर से आना पड़ा। इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगी। रामलाल जी बोले, भाभी जी, आप ये बात कहकर मुझे पराया कर रही हैं। सनपत भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे। कभी भी मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मदद करते समय कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगते थे। भाभी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। ये आजकल लगभग हर घर की परेशानी बन चुकी है। माँ बाप अपना सब कुछ लुटाकर बच्चों के लिए खुश होते हैं, परंतु वही बच्चे अपनी दुनिया में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रामलाल जी चले गए। शाम में जब बेटा बहू लौट कर आए तो टेबल पर प्लेट में कुछ बिस्किट रखे हुए थे। रिधिमा बोली, मम्मी जी, कोई आया था क्या? कविता जी ने सारी बात बताई। रिधिमा बोली, कुछ 1000 रुपए के पेंशन के लिए इतनी आवभगत करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, ये बिस्किट हवा में रखा खराब हो गया। आप बहुत चीज़ों की बर्बादी करती हैं मम्मी जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कविता जी बोली, कोई बात नहीं बहू, ऐसे भी शाम हो गई है, मैं चाय के साथ ये बिस्किट खा लूँगी। करण बोला, माँ, आपकी उम्र हो गई है परंतु अकड़ नहीं गई है। चीज़ों की बर्बादी के लिए अगर बहू सास को टोकती है तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? शुक्र मनाइए, कम से कम आपसे वो हिसाब तो नहीं ले रही है। पापा के 25-30 हज़ार का पेंशन दिख रहा है, पर हमारे घर में 2 साल से कितना खर्चा हुआ वो आपको नहीं दिख रहा। बेटे का पैसा भी आपका ही है, थोड़ा इसका भी हिसाब रखा कीजिए। इतना कहकर बेटा वहां से चला गया। इन छोटी छोटी बातों से कहीं न कहीं कविता जी के अंदर कुछ टूट रहा था। वो हर रोज सोचती थी कि जिस बेटे से आज तक मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, वो बुढ़ापे में मुझसे हर चीज़ का हिसाब रखना चाहता है। यही सोच रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। गांव से कविता जी की सहेली दीपा से उनकी बात हुई। जब उन्होंने अपनी मन की सारी बात बताई तो दीपा जी ने जो बताया उसे सुनकर कविता जी के पैरों तले जमीन निकल गई। दीपा जी बोली, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे हिसाब मांग रहे हैं, मेरे बच्चे तो मुझे टूटे फूटे गांव के घर तक छोड़कर चले गए और वापस पलट कर देखने भी नहीं आए। वो तो अच्छा है कि पति के पेंशन पर अपना हक नहीं जमा सके। आज वही सहारा है और मैं सुख शांति से 2 रोटी खाकर यहाँ जी रही हूँ। कविता जी बोली, दीपा, क्या अकेला रहना सही है? दीपा बोली, वहाँ अपनों में भी तो हम अकेले थे, यहाँ पराए भी उतना अकेलापन महसूस नहीं होता। 2-3 दिन तक कविता जी दीपा की कही बातों को सोच रही थी। इधर बेटा और बहू आए दिन किसी न किसी बात पर उनसे हिसाब लेते रहते थे। एक रोज कविता जी ने अपने लिए कुछ निर्णय लिया और बेटे बहू को अपना फैसला सुनाया कि मैं अब गांव जाकर रहना चाहती हूँ। करण बोला, माँ, अगर जा रही हो तो ये याद रखना कि मैं वहाँ आकर आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। मुझे छुट्टी भी नहीं है, मैं छोड़ने जाऊँ? हाँ, मैं ड्राइवर को कहता हूँ, आपको छोड़ देगा। कविता जी मुस्कुराते हुए अपने सामान को समेटने लगी और बोली, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी और ना अब तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा। बस हो सके तो जब अंतिम सांस लूँ
तो अपना चेहरा दिखा जाना, ताकि जाकर उस भगवान से मैं हिसाब मांगूं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा लाल मिला। इतना कहकर कविता जी निकल गई। आज 2 महीने हो गए, ना करण ने कविता जी को फ़ोन किया और ना ही कविता जी ने अपने मन को दुखी किया। पूरे दिन आस पड़ोस और अपनी सहेली के साथ अपना वक्त बिताती। पति के अच्छे व्यवहार के कारण गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते और कविता जी ने अपनी छोटी सी ज़मीन पर कुछ पैसे लगाकर सब्जी उगाने का काम शुरू करवाया। कुछ लोगों को रोज़गार मिला और कविता जी को लोगों का साथ मिला, तो वक्त भी कटने लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।